हेलो एवरीवन। रोज़गार विद अंकित में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखिए वो रहने वाला है संवैधानिक निकाय, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, ये शब्द आपने सुना होगा। तो ये दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो हम इन दोनों का अंतर समझ लेते हैं पहले, ये पढ़ने से शुरू करने से पहले। तो संवैधानिक निकाय, ठीक है, वो कोई चीज़ है, वो कोई बॉडी है, वो कोई निकाय है जिसका वर्णन आपको संविधान में मिलेगा। ठीक है, जो अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी वो संविधान से लेगी। ठीक है, कोई भी निकाय, और वो कहलाएगी संवैधानिक निकाय। अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, निर्वाचन आयोग। ठीक है, बस अभी एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया, इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं बता रही हूँ। तो जो कि जिसके बारे में वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में मिलता है, तो इसीलिए ये हो जाती है संवैधानिक निकाय। ठीक है, हो आ गया होगा समझ। तो देखिए, इस वाले लेक्चर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ हल्के से फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो याद आपको रखने हैं। बट मैंने वो इतने सिंपल नोट्स में आपको बना के देने की कोशिश करी है कि आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएंगे। बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। और अब देखते हैं इसमें गैर संवैधानिक निकाय क्या है, कि इनका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, इनकी पावर संविधान से नहीं आएगी। तो इनमें क्या है, इनमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सांविधिक निकाय, देखिए इसे संवैधानिक से कंफ्यूज नहीं करना है, ये है सांविधिक निकाय। और एक है कार्यकारिणी निकाय, इसे बोला जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो ये वाली बॉडीज हैं, ये वाली निकाय हैं, वो किसी कानून को पास करके बनाई है। मतलब उनके कमर पे जो हाथ है, वो पीछे उनके किसी कंधे पे जो हाथ है इन वाली निकाय के, वो कानून का हाथ है। ठीक है, तो आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून अभी एक्ट आया है, आपने सुना होगा, वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है हमारा कार्यकारिणी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इसका मतलब है कि इसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद ने लोकसभा या किसी भी राज्यसभा वगैरह से बिना कानून पास करे हुए बनाया है। जो मतलब आप सीधा कह सकते हो, सीधा बस मुंह से बोल के बना दिया है, तो वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, कार्यकारिणी निकाय। अब इसका एक एग्जाम्पल है नीति आयोग। ठीक है, और इस अब आपको अंतर समझ आ गया होगा। इन दोनों में एक बार और अंतर बता देती हूँ। तो इसका क्या है कि इसे ना किसी कानून को संसद से पास करा के या किसी राज्य की विधानमंडल से पास करा के इनको बनाया जाता है। तो ये है हमारी सांविधिक निकाय। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये क्या है, इनको हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद ने ऐसे ही बिना कानून संसद से कानून पास करे बिना बना दिया गया है। तो आ गया होगा समझ। और इन दोनों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। इतना सा ही अंतर है इसमें, और कुछ इससे बड़ा अंतर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए खाली जगह इसलिए छोड़ी है, आपको भी अपने पेज पे खाली जगह छोड़नी है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही हम संवैधानिक निकाय आज पढ़ेंगे और आने वाली एक और वीडियो में कंप्लीट होगा, तो जो हम पढ़ते जाएंगे, जैसे हम आज निर्वाचन आयोग पढ़ने वाले हैं, यूपीएससी पढ़ने वाले हैं, तो आपको वो यहाँ पे लिखते हुए जाना है। ठीक है, तो देखिए इसी वाले जो ये वाला पेज है ना, आप इस पे जैसे लिखोगे उनसे भी आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है। जब ये पेज आपका फुल हो जाएगा, ठीक है, भर लिया जाएगा, तब ये दोनों टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेंगे, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। तो आपको यहाँ पे कुछ 15-20 जो निकाय होंगे और ज़्यादा हो सकते हैं, उनके नाम लिखे हुए मिल जाएंगे एक जगह। फिर आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, अभी तो यहाँ पे लिखे नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे वित्त आयोग भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, संवैधानिक निकाय में। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कुछ आपको ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसी वाले पेज को देख के, ठीक है, जो यही वाला नोट्स है खाली, उससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं हर एक टॉपिक की डिटेल में। तो अब संवैधानिक निकाय ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और कुछ इसका आज की वीडियो में देखेंगे, और जो इसके कुछ टॉपिक बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस संवैधानिक निकाय में जो हमारा पहला होने वाला है टॉपिक, वो है इलेक्शन कमीशन, जिसे निर्वाचन आयोग भी बोला जाता है। और ये मैंने यहाँ पे लिखा है ECI, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है समझने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका पहले समझ लेते हैं। जो हमारे भारत में संसद
राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इनके जो चुनाव की जिम्मेदारी है। अब ठीक है, संसद में यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, ठीक है, और विधानमंडल में हमारी विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो इनके जो चुनावों कराने की जो जिम्मेदारी है वो इस इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इनकी है। अब इसका देखते हैं कि इसका पहला बार गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 25 जनवरी 1950, ठीक है। कब हुआ था इलेक्शन कमीशन का गठन? देखिए मेरे साथ में बोलिएगा, है इसमें कुछ थोड़े डेटा हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, बट इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, थोड़े से ही है, एक एक पेज का, पता है एक टॉपिक एक पेज पे से भी कम से निपटेगा आप। अब देखिएगा इलेक्शन कमीशन कब बना, 25 जनवरी 1950, ये आता है भाग 15 में, और जिसमें आते हैं आर्टिकल 324 से 329। ये किस में आएगा? ये आएगा भाग 15 में, और जिसमें आते हैं आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। तो आर्टिकल 324 हमारा बात करता है कि ये जो चुनाव आयोग है इसकी जिम्मेदारी है संसद, विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने, ठीक है। अब हम इस प्रकार से ये हमने देख लिया। अब हम एक इसकी संरचना देख लेते हैं। जो ये अब चुनाव आयोग है भाई, इसमें कितने सदस्य, कितने मेंबर, कितने अध्यक्ष वगैरह है क्या आखिर? तो देखिए इसका मैं आपको बताऊं कि इसमें लिखा है कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ठीक है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जितने भी चुनाव के लिए वो व्यक्ति, अभी आपको समझ आ जाएगा, जितने भी निर्वाचन आयुक्त होंगे उनमें जो सबसे हेड है वो तो हो जाएगा मुख्य, उनका मुखिया, और बाकी होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अब इनका क्या है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाएगी। जो ये व्यक्ति हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। और देखिए इनको, ठीक है, जो इनकी जो शक्ति है, ठीक है, इनको जो मतलब पावर वगैरह कुछ इन्हें इनके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं भारत के जो हमारा निर्वाचन आयोग है और जो उसके सदस्य हैं, ठीक है, जो उसका निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनकी जो पावर है और जो इनके फंक्शंस हैं, जो इनकी शक्तियाँ, मतलब इनको वेतन भत्ते वगैरह जो सब कुछ मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलेगा। तो देखिए आपका देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएगा कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, उनके वेतन भत्ते एवं जो दूसरे अनुलाभ हैं, जो कुछ उन्हें उनकी पोजीशन पे पद पे रहते हुए लाभ मिलेंगे वो किसके बराबर जैसे होते हैं? तो अब आपके ऑप्शंस हो सकते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, या इसके न्यायाधीश के समान, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो अब आपको सही आंसर झट से पकड़ लेना है, ये किसके समान होंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाएगी, ठीक है। और देखिए हमारे संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब और ये अन्य निर्वाचन आयुक्त ये कितने होंगे, इनका नंबर, इनकी संख्या कितनी होगी। तो मैं अब आपको एक हल्का सा, देखिए ये टाइम लाइन के हिसाब से ये जो मैंने समय सारणी बनाई है इसके हिसाब से आपको मैं समझाऊं। तो जब ये 1950 में, ठीक है, हमारा चुनाव आयोग बना था, निर्वाचन आयोग बना था, तो ये जब 1950 से 1989 तक, आपको हल्का सा बस याद रखना है कि एक सदस्यीय संस्था थी। एक सदस्यीय संस्था का मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ एक ही सदस्य था, और वो एक सदस्य कौन था? वो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त था, ठीक है, क्योंकि वही तो सदस्य था, वही अकेला व्यक्ति था, तो सब कुछ वो एक ही हेड था। उसके बाद में 1989 से 1990 तक क्या होता है, ठीक है, ये 1989 में क्या था कि मत देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जैसे 21 से 18 करी तो भाई चुनाव आयोग पे बहुत काम बढ़ गया कि कैसे कैसे ये जो मतदाताओं की सूची वगैरह तैयार करवानी है, सब है। तो इस काम को थोड़ा कम करने के लिए 2 अन्य चुनाव निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और करी, और ये एक कौन है? ये अब एक इनमें मुख्य हो जाएंगे। तो इस टाइम पर 1989 से 1990 तक जो हमारा चुनाव आयोग है वो मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब बहुसंख्यीय संस्था बन के काम करा उसने, ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सदस्य थे। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1990 से 1993 तक इसको वापस से एक सदस्य बना दिया गया, मतलब इन दोनों को हटा दिया गया, फिर वापस से यहाँ पे एक सदस्य रख दिया गया। पर उसके बाद में अब 1993 से अब तक वर्तमान तक ये 3 सदस्यीय बॉडी है, 3 सदस्य निकाय है, मतलब 2 तो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए इसमें, और एक हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मतलब एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक हो गया 2 हो गए अदर इलेक्शन कमिश्नर,
आ गया होगा समझ। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ऐसा हल्का सा आपको समझना है। अब इनका क्या देखना है, इनका देखना है कार्यकाल, मतलब कि कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो देखिए इनका कार्यकाल है, या तो वो 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, और या वो 65 वर्ष तक, 6 या 65 वर्ष तक रह सकते हैं। या तो अगर आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र पर ये चुनाव आयोग में जाता है, तो या तो वो 65 साल तक रहेगा, या वो 6 साल, जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाएगी वो उस हिसाब से रहेगा। ये आपको समझ आ गया होगा। और इन्हें अब इनके पद से कैसे हटाया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, इनका जो पद से इन्हें हटाने का तरीका है बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसा है। क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि इनके पास में जो लाभ वगैरह जो होते हैं इनको, वो किसके तरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे। तो इसीलिए इनको इनके पद से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे हटाया जा सकता है। और उसके देखिए संविधान में आधार भी दिए गए हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा हो उन्होंने, ठीक है, या वो असक्षम रहे हो अपने कार्य को पूरा करने में। और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है हम पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। तो कृपया करके आप वहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। और मैं अभी यहाँ पे हल्का सा आपको बता दूं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके उनको उनके पद से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस आधार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और उसके अलावा उन्हें नहीं हटाया जा सकता। आपको कहूँ दूसरे शब्दों में कि या तो उन्हें दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है या अक्षमता के आधार पर। और ठीक है, और इन्हें कैसे हटाया जाएगा कि जो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पास करके, और उसके बाद में वो दोनों सदनों से विशेष बहुमत पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करेंगे और तब उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपको संसद वाला ही वो सुप्रीम कोर्ट वाला ही यहाँ पे याद रखना है। और देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, बट इन्हें हटाया, ठीक है, उन्हें हालांकि उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त तो करेंगे बट उन्हें हटा राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे ये इनके प्रसाद पर्यत्त कार्य नहीं करेंगे। प्रसाद पर्यत्त का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से हटा देना राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब उनको हटाने के लिए संसद में कोई प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नर को जब हटाना है, राज्यपाल को हटाना है किसी राज्य के, तो उसके लिए कोई संसद वगैरह कहीं पे कोई प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होता है। पर अगर इनको हटाया जाएगा चुनाव आयुक्त को, तो वो संसद के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा। तो इसीलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत्त कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। प्लीज़ याद रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत्त कार्य नहीं करेंगे। इन्हें जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत पास करके दे दिया जाएगा तो तभी उसके बाद में राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं, उससे पहले नहीं हटा सकते हैं। अब ठीक है, अब ये आपको इलेक्शन कमीशन आ गया होगा समझ, निर्वाचन आयोग, जो कि हम संवैधानिक निकाय पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक पहला निकाय हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे निकाय की तरफ, जिसमें है कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका वर्णन मिलता है हमारा पार्ट 14 में, भाग 14 में संविधान में, जो कि आता है आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आता है, 315 से 323 तक। अब जल्दी से देखिए, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि वीडियो फास्ट बढ़ रही है या स्लो, जैसे भी, पर देखिए इसमें इसी प्रकार के टॉपिक हैं तो हमको पिछले टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे ही स्विच, मतलब जल्दी से आगे बढ़ना होगा और तभी ये समझ आएगा। और इससे ज़्यादा डिटेल में, मतलब अब और आप किसी ऊंचे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस का सोच रहे हो या यूपीएससी का, तो आप इससे ज़्यादा डिटेल में स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो। बाकी इतना भी आपके लिए बहुत पर्याप्त है। आप पढ़िएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग आता है पार्ट 14 में, ये हमने देख लिया है कहाँ से कहाँ तक। अब इसकी संरचना क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे, तो इसमें एक तो होंगे अध्यक्ष, ठीक है, और कुछ अन्य सदस्य। अब कुछ अन्य सदस्य, ठीक है, ये शब्द ध्यान से पढ़िएगा। और इनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो संविधान में, ठीक है, इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है कि कितने सदस्य इस यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग निकाय में होने चाहिए। तो ये किसके द्वारा इनको डिसाइड किया जा सकता है, ये करा जा सकता है, इनकी संख्या और सेवा की क्या क्या लाभ वगैरह होंगे, ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाता है, ठीक है। और इन्हें नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और देखिए संविधान में इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है,
बट एक चीज इसमें बताई गई है कि इसमें जितने भी सदस्य चुने जाएंगे उनमें से जो 50% मतलब कि उनके जो आधे होंगे वो कम से कम सरकार के अंदर 10 वर्ष कार्य करने का उन्हें अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सामान्यतः तौर पे रखे जाते हैं ये वाले जो इसकी जो संख्या रहती है सामान्य तौर पे, संविधान में नहीं लिखी गई है, ये 9 से 11 के बीच में सामान्य तौर पर रहती है, बट संविधान में ये संख्या नहीं दी गई है। अब इनका कार्यकाल क्या है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर जैसा है जो हमने अभी इससे पहले वाले पेज पे पढ़ा है बिल्कुल अभी। अब इनका देख लेते हैं कि इनको निष्कासन मतलब इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इनको इनके पद से हटाने का तरीका है या तो इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, जो मतलब बैंक करप्ट, इनके पास में कुछ पैसा ना बचा हो, या इन्हें बाहर, या पता है ये व्यक्ति जो यूपीएससी के अध्यक्ष या जो सदस्य हैं, ठीक है, वो बाहर से किसी पैसे लेने देने के कार्य में लगे पड़े हों तो उस वाली केस में भी इन्हें हटाया जा सकता है, या वो मानसिक और शारीरिक अक्षमता हो उनके पास में तो उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से। और एक और तरीका है, ठीक है, ये कदाचार, मिसबिहेवियर, अगर वो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो इस वाले मामले में भी उन्हें हटाया जा सकता है। पर ऐसे मामले में क्या होगा, राष्ट्रपति को ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में जांच के लिए भेजना होगा। ठीक है, अगर उन पर कदाचार, मिसबिहेवियर के आरोप लगते हैं जिसमें कि आप भ्रष्टाचार वगैरह समझ सकते हो, तो उस वाले में क्या होगा, इस वाले केस में राष्ट्रपति को ये वाला जो मुकदमा कह सकते हो आप, ये वाला प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे जांच करेगी, ठीक है, निष्पक्ष जांच करेगी, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद में राष्ट्रपति को जो भी डिसीजन, जो भी सलाह देगी, राष्ट्रपति को वो मानना होगा, वो बाध्यकारी राष्ट्रपति पे होगा। ठीक है, तो बस आ गया होगा समझ, इसमें आपको इतना ही है। अब आपको मैं एक और इसमें हल्की सी चीज बता दूं कि इसमें एक तो होते हैं अध्यक्ष और सदस्य, तो ये दोनों ना अपने मतलब जिस या तो अध्यक्ष है या वो सदस्य है, दोबारा से वो उसी पद पर नहीं जा सकते। मतलब कि अगर यूपीएससी का सदस्य है कोई व्यक्ति तो उसे दोबारा से यूपीएससी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष है तो उसे दोबारा से यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि उन्हें दोबारा से उसी पद पर उस कार्यकाल में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और आपको बस यहाँ पे एक और चीज़ ये आपको थोड़ा सा हल्का याद रखनी है कि जो इसके सदस्य होते हैं, यहाँ पे मैं खाली सदस्य की बात कर रही हूँ, तो इसे यूपीएससी का इसे यूपीएससी का या तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है या इसे एसपीएससी, मतलब अभी एसपीएससी में बिल्कुल आपको पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इनका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि सदस्य है जो यूपीएससी का, उसे उसके पद से ऊपर ही बनाया जा सकता है, क्योंकि अध्यक्ष का पद तो सदस्य से ऊपर ही होता है। और या एसपीएससी, स्टेट पब्लिक कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अब आपको आ गया होगा ये समझ। ठीक है, प्लीज़ कन्फ्यूजन मत रखना। अगर देखिए थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी से कभी कोई सा टॉपिक आ रहा है, कभी कोई सा टॉपिक आ रहा है, तो देखिए अब यही इसमें ऐसे ही पढ़ने में फ़ायदा है। ये तो फिर 5-5 मिनट की वीडियो बनेगी अगर खाली इलेक्शन कमीशन पे एक अलग वीडियो बनाई जाए या इस पे एक अलग वीडियो बनाई जाए। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि संवैधानिक निकाय को 2 वीडियो में निपटा दिया जाए, आज की वीडियो और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी। तो अब हमारा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे सर्विस और आप लिख लीजिएगा प्लीज़, सर्विस शब्द मिस हो गया है। तो अब इसे हिंदी में कहा जाता है राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे केंद्र में यूपीएससी है, ठीक है, जो केंद्र के आईएएस आईपीएस के एग्जाम की परीक्षा कराने के लिए यूपीएससी है, ऐसे ही हमारे राज्यों में परीक्षा कराने के लिए है राज्य लोक सेवा आयोग। और ये उन्हीं आर्टिकलों के अंदर भी इसके बारे में बात है जिन अनुच्छेदों में यूपीएससी के लिए बात करी जाती है, मतलब पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, अब इसकी संरचना भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, बाकी अन्य सदस्य होते हैं, और इनको नियुक्त करा जाता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और वापस से अभी जैसे यूपीएससी में हमने पढ़ा, इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, बस ये है कि इसमें से जो 50% लोग होंगे उन्हें सरकार के अंदर किसी कार्य में 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और जो ये इसकी टोटल संख्या है, ठीक है, और इनकी सेवा किस प्रकार होगी, ये हमारा जो तय करा जाएगा वो तय करा जाएगा गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अब ये आप एसपीएससी
जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये 62 वर्ष याद रखना है, क्योंकि अभी हम 65 वर्ष पढ़े हैं पहले वाले में, तो ऐसे इस प्रकार से बस आपको यही वाली चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जो अलग हैं दोनों में, बाकी तो आपको पता है एक जैसी चीज़ें तो याद रहेंगी, और ये अलग वाली चीज़ों से ही क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों की तुलना कर लेते हैं, यूपीएससी और एसपीएससी की। तो देखिए यूपीएससी की नियुक्ति, जो उसके अध्यक्ष हैं और उसके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसमें एसपीएससी में इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, त्यागपत्र ये किसको देंगे? यूपीएससी वाले अपना राष्ट्रपति को सॉरी, और एसपीएससी वाले अपना त्यागपत्र देते हैं गवर्नर को। अगर इनको देखिए, ये ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला, अगर एसपीएससी के सदस्यों को या अध्यक्ष को उनके पद से हटाना है तो वो उनको राष्ट्रपति जी ही हटा सकते हैं, और उसे हटाने का सेम तरीका जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का है वो ही होगा, जो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है। तो देखिए इसमें यही कंफ्यूजन रहता है कि इनकी नियुक्ति, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति तो गवर्नर करते हैं, त्यागपत्र भी वो गवर्नर को देंगे, पर उनको उनके पद से अगर हटाया जाएगा, अगर निष्कासित किया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, और उसके लिए तरीका आपको पता है, अभी मैंने यूपीएससी वाले में जो तरीका बताया है सिर्फ उसी ही तरीके से। ठीक है, और इधर तो आपको यूपीएससी में तो पता ही है राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम एक नेक्स्ट और देख लेते हैं कि देखिए, जब एक से अधिक राज्य पार्लियामेंट के पास में अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि भाई ऐसा करिए, आप हम 2 राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा या कुछ नहीं है, या हमारे पास में इतने लोग नहीं है कि हम दोनों राज्यों के लिए अलग अलग बनाएं। तो जैसे आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए यूपी और उत्तराखंड दोनों पार्लियामेंट संसद के पास में जाएं कि हमारे लिए कुछ ऐसा करिएगा कि आप एक लोक सेवा आयोग दोनों राज्यों के लिए एक बना दीजिएगा। तो इसे कहा जाता है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे कहा जाएगा जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, JSPSC। जॉइंट मतलब संयुक्त दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक बनाना। ठीक है, तो इसका गठन क्या होगा कि राज्य की जो विधान मंडल है, जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, ये सब मिलके करवाना चाहें अपने लिए गठन, तो इनकी विधान मंडल आग्रह करेंगी एक साथ मिलके संसद में। ठीक है, और तभी ये संसद के द्वारा इसे बनाया जा सकता है, और ये संसद के द्वारा कानून पास करके बनाया जाएगा, इसीलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। ये देखिए इसका सांविधिक है। ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है, मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो भाई क्वेश्चन तो आपको अब यहीं से फंसाया जाएगा कि हम यूपीएससी और एसपीएससी पढ़ चुके हैं, वो तो संवैधानिक निकाय है, पर JSPSC संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये असंवैधानिक बॉडी है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आ गया होगा आपको ये समझ। और देखिए अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि इसके जो कितने अध्यक्ष और सदस्य क्या है। तो एक तो अध्यक्ष होंगे और जो बाकी सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी। अब देखिए कॉमन सेंस है, गवर्नर तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई एक से ज़्यादा यहाँ पे राज्य इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं, तो ऐसे तो यूपी कहेगा कि भाई हमारे गवर्नर से नियुक्ति कराओ, और बिहार, हरियाणा ये सब कहेंगे कि हमारे गवर्नर से नियुक्ति कराओ। तो इसकी नियुक्ति हमारे करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, और इनकी जो संख्या, सेवा की शर्तें वगैरह वो भी हमारे कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। ठीक है, और इनका कार्यकाल होगा या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, जो इनके सदस्य या अध्यक्ष होंगे इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 वर्ष, और ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? कॉमन सेंस है, राष्ट्रपति को ही देंगे, गवर्नर को तो यहाँ पे देंगे नहीं। आ गया होगा आपको समझ। तो एक बार जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यूपीएससी और एसपीएससी ये रिवाइज कर लेते हैं। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पार्ट 14 में आता है, ये हम देख चुके हैं। ये यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 315 से 323 तक है, और इसके अध्यक्ष और कैसे कैसे नियुक्त होंगे और कैसे कैसे ये हटेंगे ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है,
और हम देख चुके हैं SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में हमने ये सब देखा है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र, निष्कासन, इनका सबका हमने यहाँ पे तुलना करके समझ लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे कार्यकाल भी लिख सकते हो, ठीक है। कार्यकाल इसका कितना है, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष है, और यहाँ इसका क्या है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और ऐसे ही आप ये JSPSC का भी ऐसे ही आप याद रख लेंगे। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं वित्त आयोग की तरफ, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो अब ये फाइनेंस कमीशन है क्या, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए फाइनेंस कमीशन है, ये हमारे जो केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स और जो कर वगैरह से पैसा आता है कि उसका वितरण कैसे हो, ठीक है। तो उसके वितरण के लिए राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक 5 वर्ष या राष्ट्रपति को लगे कि उससे पहले भी ज़रूरत है तो वो उसका गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब है कि इसके पास में कुछ पावर है, मतलब कि जुडिशरी जैसी, जो न्यायपालिका जैसी कुछ पावर है, क्योंकि देखिए ये अपने निर्णय लेके बता सकती है कि इधर इतना बंटवारा आपको पैसे का करना है, आपको इधर बंटवारा करना है, मतलब एक न्याय तरीके का कर रही है पैसे के बंटवारे में ये वित्त आयोग जो निकाय है। तो इसीलिए इसको कुछ अर्ध न्यायिक कहा जाएगा। पूरी न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं, पूरी न्यायिक शक्तियां तो हमारी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब में होती हैं, बट इसको क्वाजाई जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। और देखिए ये आपको याद रखना क्यों ज़रूरी है वित्त आयोग, क्योंकि अभी ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, ठीक है। अभी क्यों है करंट अफेयर का टॉपिक, हम यही जानेंगे। पर ये देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। इसमें एक तो अध्यक्ष होंगे और 4 होंगे अन्य सदस्य। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, ठीक है, और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, मतलब कि इनको दोबारा से भी इसमें फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग में नियुक्त किया जा सकता है। और अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है UPSC, SPSC, इनमें पुनर्नियुक्ति उसी वाले पद पर नहीं हो सकती है। आ गया होगा इतना समझ आपको। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो सदस्य हैं इनकी योग्यता और इनका किस प्रकार से चयन, निधि जो भी कुछ होगा उसकी जो प्रक्रिया है वो उस सबको किस पे दे दिया गया है, ये दे दी गई है ताकत सारी संसद को, कि संसद आप डिसाइड करिएगा कि कैसे कैसे इनको प्रक्रिया करनी है, क्या क्या बनाना है वो सब, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ। देखिए इसमें मेन आपको याद रखना है 280 और प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति जी द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो याद करने वाले हैं, अब तक 15 वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। तो उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला तो एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा प्रथम वित्त आयोग कौन सा था, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे KC नियोगी जी, ठीक है। कौन थे, KC नियोगी जी थे। उसकी नियुक्ति हुई थी 1951 में। रिपोर्ट दी उन्होंने, वो काम करी 1952 से 1957 तक, ठीक है। और दूसरा वित्त आयोग हमारा के संथनम के अंदर बना, जो कि 1956 में नियुक्ति करी गई। रिपोर्ट दी उन्होंने 1957 में, और जो इसका लागू करने का समय है 1957 से 1962 तक था, ठीक है। आ गया होगा समझ। अब हम देख लेते हैं इस टाइम पे हमारे यहाँ पे 15वां वित्त आयोग है। तो हम 15वां के साथ साथ में अब हम 14वां भी देख लेते हैं कि 14th नंबर पे कौन सा था। तो वो था हमारा YV रेड्डी, ठीक है। कौन सा था, YV रेड्डी, जो कि 2013 में उसकी नियुक्ति हुई, 2014 में उसने रिपोर्ट करी, और 2015 से 2020 तक जो उसका कार्यकाल है, मतलब कि उसकी रिपोर्ट जो लागू करी जाएगी वो करी जाएगी। तो एक हमारा अब है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और अगर आपको ये नंद किशोर सिंह नाम लिखा भी दिख जाए तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि नंद का शॉर्ट में N यहाँ से ले लिया गया और किशोर का K यहाँ से लेके ये नाम ऐसे है, ठीक है। अब आपका इसमें होमवर्क है कि इसमें सदस्यों के नाम लिखने हैं, जो 15वां वित्त आयोग है, और इनके सचिव कौन है इसके भी आपको नाम लिखने हैं। तो ये देखिए इसका गठन हुआ 2017 में। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रत्येक 5 वर्ष पे तो बनाना ही है। अगर उससे पहले ये लगता है राष्ट्रपति को इसकी नियुक्ति की आवश्यकता है तो वो कर सकते हैं। देखिएगा इसने पहले
2013 में किया था, ठीक है, पर 2013 से यहाँ पे 2017 में हो गया। अगर आप 2013 में 5 वर्ष बात करते नियुक्त तो 2015 में आना था, बट सरकार ने ये 2017 में कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये 1 साल पहले नियुक्त कर देना चाहिए। तो देखिए इसकी रिपोर्ट तो अब मेरे हिसाब से 2019 में या 2020 में आ जानी चाहिए थी, आपके हिसाब से भी, क्योंकि इसे 2020 से 2025 तक इसकी रिपोर्ट का कार्य होना है, क्योंकि 2015 से 20 तक तो 14वें की चली थी। बट आपने पढ़ा होगा, मतलब सबको ही पता है, 370 आर्टिकल 370 संविधान से हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उनको भी इस रिपोर्ट में शामिल करा जाए। इसीलिए ये रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन का काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए अभी इसकी सिफारिश कुछ आई है, बट इसकी जो एक अंतिम रिपोर्ट आएगी वो आएगी, ये आशा है कि वो एक्सपेक्टेड है कि 30 अक्टूबर 2020 को ये अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी, ठीक है। और अब इसका कार्यकाल जो रहेगा वो 2021 से 2026 तक रहेगा। बाकी ठीक है, इसको करंट अफेयर के हिसाब से आपको अपडेट करना है अक्टूबर में या ये जब भी आए, और जो इनकी सिफारिश है कि कितना केंद्र को क्या क्या मिलना चाहिए, वो सब आपको उसी रिपोर्ट से देख के करना है। वैसे तो अभी भी कुछ सिफारिश दे चुके हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, 15वां वित्त आयोग ने ये बोला इतना स्टेट को हिस्सा दीजिएगा आप, राज्य को इतना, केंद्र को। तो ठीक है, मैं आपसे कहूँगी कि ये जब फाइनल रिपोर्ट आ जाए, आपका तब तक एग्जाम नहीं होता है, तो आप करंट अफेयर से उस फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से ही उस टाइम पे आप याद रख सकते हो। बाकी अगर आपके एग्जाम तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है तो आपकी जो अब तक रिपोर्ट आई है तो आप उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। बट कोशिश करिएगा कि तब तक तो आप फाइनल रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही इसको याद रखें, ठीक है। तो अब आपको आ गया होगा समझ। देखिए ये हमने अभी संवैधानिक निकाय में इतना पढ़ा है, एक तो आज हमने पढ़ा है वित्त आयोग, ठीक है, और एक हमने संवैधानिक निकाय में पढ़ा राज्य लोक सेवा आयोग, एक हमने पढ़ा है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एक हमने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। तो इसमें हमने यहाँ पे जो जो पढ़ा, आपका काम है कि वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे लिखनी है। अभी इसमें और चीज़ें बचती हैं जो संवैधानिक निकाय टॉपिक के अंदर है, तो मैं आपको बताऊँ उसमें क्या क्या आपका बचेगा। जो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है वो इसका आपका बचता है, और जनजातियों के लिए भी है, और अभी बैकवर्ड जातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए भी बना दिया गया है एक, वो बचेगा आपका इसमें। और आपका इसमें बचेगा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, वो भी इसी के अंदर आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय के अंदर। भारत के महान्यायवादी वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, और राज्य के महाधिवक्ता वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, और जो जीएसटी काउंसिल है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो आपको अभी क्या करना है, ये जितना हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है वो इधर आपको लिख लेने हैं, और एक बार वीडियो आपको रिवाइज कर लेनी है। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके आप लाइक कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कैसी है और क्या सुधार करना है। और धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।